मेरा नाम है प्रसन्न कुमार झा। मैं जो कभी कभी आपसे मुखातिब होता हूँ, अपनी ही लिखी हुई कहानियाँ सुनाया करता हूँ। कहानियाँ, किस्से, कुछ यादें जो कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं हमारे आसपास से। आज लॉकडाउन के परेशानियों पर आधारित एक कहानी गीली गलियाँ सुनाने जा रहा हूँ। वैसे सुबह से ही इन गीली गलियों में आती जाती साइकिलों की घंटियाँ बार बार लगातार टनटनाती रहती हैं। इन गलियों के बाहर आसपास कई स्कूल हैं। कारखाने, बाजार हाट जाना हो या मुख्य सड़क तक, तो आप सही रास्ते पर धूल उड़ा रहे हैं। यही वो रास्ता है जिसमें हजारों फकीर उगले होंगे और कुछ सेठ साहूकार। ज़रा घूम कर देखिए, इस मोहल्ले के चाय के दुकानों पर खड़े लोग चाय पीकर पान खाते हैं। पहले से पान खाकर होठ लाल किए हुए हैं, बावजूद इसके किसी ने अनजाने से चाय की पेशकश कर दी तो वह भी मौका है, भाग्य से मिलता है। पान के ऊपर से कोई बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसके विधि विधान की कहीं कोई चर्चा नहीं है। दीवारों पर पार्टियों के नाम चिन्ह, नेताओं और विधायकों के गर्दनों में हार वाली पोस्टर्स लगे हुए हैं। साइकिल की गर्दन में राशन का थैला लटकाए दोस्तों से देर तक फालतू की गपशप लोगों की आदत है। पास ही मुख्य सड़क पर सर पर ढेर सारी सब्जियां लादे धुआं फेंकती बसें मिल जाती हैं। रास्ते पर फिसलते सभी हैं, पर फिसल कर बुजुर्ग भी संभल जाते हैं, क्योंकि न तो दोष केले खाने वाले का होता है, न तो छिलके का। दोष फिसल कर न संभलने वाले का होता है। बरसाती गड्ढों से स्कूल के बच्चों के गंदे हो जाते सफ़ेद जूते पर चौक रगड़कर काम चला लिया जाता है। पास के बस्तियों से गुजरने पर अपने चूजों के साथ दौड़कर किनारे लग जाते मुर्गे मुर्गियां हर बार लकी साबित होती हैं। हाँकती जाती बकरियों के झुंड को भगवान तंदुरुस्ती कभी न दे। झोपड़ियों या गलियों से खदेड़ दिए गए शराबी बेरोजगार बेचारे शोहर न तो कभी शराब के हो पाए, न तो घर के। एक और क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर लौट रहे लड़कों का कचौड़ियों के दुकान पर अपनेपन के साथ दूसरी दफ़ा फ्री की गर्म सब्जी मांग पाने की बेशर्मी, और फिर गालियां पड़ने के बाद एक मीठी कड़ी जलेबी। यह सब नज़ारे इस मोहल्ले और मोहल्ले वालों के जाने पहचाने लोगों के हैं। वहाँ उस ओर चौराहे पर ब्रिटिश ज़माने की एक पुरानी भवन है, जहाँ अंग्रेज़ों के भूतों का तो पता नहीं, पर इन फड़फड़ाते कबूतरों की फैमिली रहती है। न भाड़े की चिक-चिक, न कब्जे का डर। आज जिसके छत के ऊपर की ओर आकाश में जैसे किसी ने नकली बादलों को टोकरी से भर कर उड़ेला है। ये क्या, शाम तक वहीं सारे अटके हुए पड़े हैं। न तो ठीक से बारिश, न ही दोपहर के वक्त धूप निकल कर आया। बिजली के खंभों पर तारों की झुरमुट है और कौवे जिस पर बैठकर शायद कसरत किया करते हैं। जब दंड बैठकी लगाते हैं तो तारों पर लटकता वर्षा का पानी सड़क पर धपाधप गिरता रहता है। भवन के बाएं सड़क से मुड़कर एक साइकिल आएगी और एक ऐसी ही गीली गली में मुड़ जाएगी। यह रमाकांत की साइकिल है। लगता है रमाकांत आज शाम को फिर परेशान हो जाएगा। वही जो बाजू वाले गली में नया किराएदार आया है। नया नहीं है, अब तो पुराना है, जिसके सर की तरह मौसम का हाल है। आप कह नहीं सकते सर पर बाल हैं या नहीं हैं। कुछ हिस्से में हैं और बीच वाले हिस्से में कन्फ्यूजन है। थोड़े हैं भी, नहीं भी। आप खुद देखेंगे तब समझेंगे। यह और बात है, आप खुद देखेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। काम से लौटते हुए कुछ बारिश की बूंदें इन्हीं बचे हुए बालों को गीली करने की साजिश में गिरना शुरू हो गई थी। घर में एक ही छाता है,
अभी जिसने बरसात के दूसरे मौसम को जैसे तैसे पार किया है। इस बीच आने वाले हर बूंदों और चमकते धूप का सामना तन कर लिया है। रमाकांत ने गांव और जिला के लोगों से मिलने जुलने के दौरान खोलते बंद करते वक्त इसे गालियां दिया करता था। जो आजमाइश की थी, लिहाजा घर के इकलौते छाते की कई सीखें टेढ़ी हो चुकी थी और अब यह किसी काम का नहीं रहा। वही हालात घिसाई के बाद हवाई चप्पल की हुई थी। चप्पे चप्पे चलते फिरते एकदम दुबली हो गई थी। फिर भी जोश इतना कि बरसाती कीचड़ या गीली माटी को कान तक उड़ा दे। शहर में सफेदी का कानून हो तो कानून तक उड़ा दे। कहीं से पता चला कि कोई गांव जाने वाला है तो रात भर बिस्तर पर पड़े पड़े सपने में बाबूजी की दवाई और च्यवनप्राश भिजवा दिया और सुबह इस इंद्रधनुषी सपने के पीछे लग पड़े। दोनों तरफ कोई हाल समाचार समझ बूझकर आया तो बता गया। अभी तो बाबूजी रमाकांत के साथ हैं और अम्मा गांव पर इस लॉकडाउन में अकेली रह गई हैं। अरे भाई, आसपास के प्रेम भाव से बड़ा कुछ और होता है क्या। घर पहुंचकर साइकिल खड़ी की और अब मुस्कुराकर कड़ी ठोकते हुए खिड़की से महसूस हुआ धूल कम है। दोनों कमरों की रोशनी कुछ अधिक है। दरवाजा खुलते ही बाबू की किलकिलाकर हंसने की आवाज आई। भगवान की पूजा के स्थान के आसपास रंगीन ट्यूनिंग लाइटों की लड़ी झलझला कर जल रही थी। प्रसाद में मीठे आम और अगरबत्ती की मिक्स खुशबूदार हवा, जैसे लगा अम्मा गांव से आई हो। फिर कदम अंदर रखते ही आलू की सब्जी, पूरी और खीर के आभास और सुगंध से मन भर गया। बाबूजी माथे पर पूजा का टीका लगाए घुटनों के दर्द से आज भी परेशान कुर्सी पर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यस्त गीता का कितना काम करने के लिए पहले ही पड़ा रहता है। रमाकांत शाम को लौटने के बाद दोबारा नहाता नहीं है, पर कोरोना काल में उसने नहा धोकर सर पर 2 बार कंघी चलाई और अब खुद स्टोव में पिन मारकर पंप मारकर जला लिया। 3 कप बढ़िया चाय बनाई, अधिक पत्ती, दूध और शक्कर डालकर गाढ़ी सी, बिल्कुल मेहमानों वाली। इस वक्त कभी कभार बाबूजी रमाकांत के साथ मिलकर चाय पीते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद रमाकांत महोदय आटा गूंथा करते हैं। क्या है कि इनकी श्रीमती जी की पढ़ाई अच्छी रही थी, सो इस वक्त वो बाबू को पढ़ा रही होती हैं। अधूरी मुस्कुराहट कितनी धीमी हो गई है। पिछले महीने का वेतन बाकी है। उस हिसाब से बाबूजी की दवाई थोड़ी आ गई है और थोड़ी बहुत बाकी है। बाबू के लिए नई कमीज नहीं खरीद पाया। वैसे बच्चे आजकल मास्क पहनकर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाबूजी ने उंगलियों पर जोड़कर हिसाब लगाया। लॉकडाउन के बाद का 1 महीना बीत गया और दूसरे का यह 15वां दिन है और बाबू का 4था बर्थडे। साथ ही बाबूजी को गांव से इलाज के लिए आए महीनों बीत गए। गांव पर जानवरों का चारा भी खत्म हो रहा होगा। अम्मा को फोन लगाते हैं तो 2-4 दफा कहता है किसी भी साबुन से बार बार हाथ धोएं। जरूरी काम हो तो ही मास्क के द्वारा मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक कर घर से बाहर निकलें। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। फिर अम्मा फोन नहीं उठाती या गांव पर धरा फोन कई दिनों तक बंद पड़ा रहता है। बाबूजी चिंतित रहने लग जाते हैं। वहाँ गांव में अम्मा अकेली रह गई। दिन भर गाय गोबर किया करती हैं, फोन भी नहीं उठाती हैं। सबको लॉकडाउन की वजह से उनके रहने सहने की चिंता बनी रहती है।
बाबूजी को बाबू के साथ खेलने में कितना अच्छा लगा। लौटने की बात मन में आते ही एक उदासी की तह जम जाती है। आकाश में बादल गरजने लगे। तेज बारिश की तरह बातचीत में गंभीरता भी बढ़ गई। बाबूजी ने रमाकांत को पास बुलाकर कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आकाश स्लेट की तरह काला सा था और कोर से आंसू की धारा बह रही थी, जैसे खेत का मेर या क्यारियों के ऊपर से भरता पानी अपना रास्ता बनाने लगता है। कोपली मुंह से कहा कि धान की बुआई का समय पास आ रहा है। तब तक बारिश थम गई। लॉकडाउन के बाद आस पड़ोस का यह पहला बर्थडे है। पड़ोस के सभी बच्चे रमा काका और गीता काकी को नहीं भूलते। लॉकडाउन के पहले रमा काका सभी बच्चों को गाल पकड़कर प्यार किया करते थे। अब न जाने क्या हो गया। वैसे बाबू का जन्मदिन है। गीता काकी ने सभी बच्चों के लिए पकवान बनाया था, पर बच्चे नहीं आ सकते। चलो ठीक है। पास ही हनुमान जी की मंदिर है। आरती और कीर्तन के बाद न जाने कैसे सभी लोग मंडली में कुछ कुछ कहने लगे। रमाकांत ने भी कहा, महीना बीता पर पिछले महीने का वेतन दे देना तय किया गया था। उसी के सहारे अपनी पत्नी, बच्चों और पिता का ध्यान रखते हुए पिता के इलाज के लिए कुछ सोच रखा था, पर बाजार की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा कहते हुए अकाल में हारे हुए किसान के चूल्हे पर गर्म तावे की तरह सभी उसका मुंह ताकने लगे। इस बात पर बहस करके पेट भी नहीं भरने वाला है। कुछ न कुछ सोचना होगा। पैसा खर्च करने पर कल का खर्चा कहाँ से आएगा। किसी ने कहा कि मस्जिद के पास भीड़ को नियंत्रित किया गया है। आप सुन रहे हैं मेरी स्वरचित कहानी गीली गलियां, जो लॉकडाउन के परेशानियों पर आधारित है। किसी ने कहा कि मस्जिद के पास भीड़ को नियंत्रित किया गया है। भीड़ को नियंत्रित काहे की भीड़? क्या प्रशासन की तरफ से शहर के लिए कोई घोषणा जारी की गई है? क्या कोई प्रदर्शन किया गया है? हाँ, इनके प्रार्थना करते हुए प्रदर्शन होते हैं और फिर प्रदर्शन करते हुए प्रार्थना। रात करीब 9:30 बजे हैं। फिर ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई चिंता नहीं है। सब चलते हैं तो देख पाएंगे क्या बात है। साइकिल के साथ करीब 25 लोग होंगे। कुछ मास्क तो कुछ बिना मास्क लगाए। क्या था कि घर से बाहर निकलकर मास्क पहने बिना इतनी दूर कैसे जाएंगे, तो मोहल्ला जाना हुआ। कुछ लोग और साथ हो लिए। कोई बोला वहाँ स्टेशन पर भी भीड़ है, लाइनें लगी हैं। अरे आपने सुना नहीं, कल शाम से अरे वही लाइन अब मस्जिद तक पहुंच गई है। वहाँ बच्चे बिस्किट खाए न खाए तो वैसे ही हैं। छोटे बच्चे दूध के बिना बिलखते हैं। सुना है अब लौट नहीं सकते, काम काज बंद पड़े हैं। मकान मालिक के पास हिसाब हो गया और सारी ट्रेनें इधर रद्द कर दी गई हैं। रमाकांत ने गीता को आवाज़ लगाई और गुपचुप करने लगा। फिर बुजुर्गों की ओर देखकर कहा, आज बच्चे का जन्मदिन है। गीता ने बच्चों के लिए भोजन पकाया था। बच्चे लॉकडाउन का पालन करते हुए आ न सकें। हमें कोई हैरानी नहीं हुई, पर आप सबों को ठीक लगे तो वहाँ स्टेशन पर बच्चे भूखे होंगे, उन्हें बांट दें तो दुआएं मिलेंगी। किसी को कुछ और भी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी ने हिसाब जोड़कर एक कांदी केला, किसी ने थैली भरकर बिस्किट खरीद ली, तो कोई पानी की बोतलें भरकर साइकिलों पर टाइट से बांध ली।
उधर बूढ़े खां चाचा जो मोटर मैकेनिक थे, उन्होंने भी अपनी सारी रोटियां आज अखबार में बांधकर किसी एक से कहा, अल्लाह की खिदमत का मौका मिला है, उनकी तरफ से किसी भूखे या ज़रूरतमंद को खिला दें। दूध की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है और फिर मिलने पर भी आफत है। किसी ने कहा कि कुछ न कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। स्टेशन से देर रात लौटते हुए किसी के साइकिल का पहिया जोर की आवाज़ के साथ फटा तो सभी सड़क पर सन्न रह गए। गंगा कसम, प्यास भी बहुत तेज लगी थी। आधे किलोमीटर से अधिक रास्ता बचा था। इतने में अचानक बिना किसी सवाल जवाब के पीठों और पैरों पर डंडे बरसने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद कराह कर रोते हुए किसी ने कहा कि घर में इन फटे हुए कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे, यही हाल रहा तो हम लोग क्या क्या संभालेंगे। और किसी ने सारे चोट की पीड़ा को समेट कर हाथों से दबाते हुए कहा, हाँ, पर यहाँ जिंदा रहने की गारंटी नहीं, और बच गए तो ये लोग हमें पीटते रहेंगे जब तक कि हम मर नहीं जाते। रात के अंधेरे में अगले चौराहे से मुड़कर नाराज लोगों की एक टोली इधर ही आ रही थी। माथे और कंधों पर पोटली बक्सा लिए लाचार पैदल चलते दिखे। उन्होंने ही पानी पिलाया और पूछे जाने पर गाड़ियों के छूटने का दिन और समय पर गाफिलती पर रोष जताते हुए कहा, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें और काम धंधा कुछ नहीं बचा। बच्चे बिलख रहे हैं, मरना है तो गांव जाकर मरेंगे, अब नहीं रुकेंगे। यहाँ किराए की ज़िंदगी को कैसे चला पाते। गांव चले जाएंगे तो किराया तो बचेगा। खेती बाड़ी के काम में हाथ पैर जोड़कर बच्चों का, परिवार का खर्च कुछ दिन तो चलेगा। हमें किराए का कमरा छोड़ना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते चप्पलें टूटी हुई हैं। डंडे खाए, कहीं भूखे प्यासे थके हारे बैठे तो वहाँ से भी खदेड़ दिया गया। हम हाथ जोड़े बच्चों के सामने पैर पकड़े, पर हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। किसी कम चोट खाए ने अपनी बात रखते हुए कहा, पलायन की ज़रूरत नहीं थे, हम सब जानते हैं, पर सुरक्षित अपना गांव या घर लौटने की बात पलायन नहीं कही जाएगी। रमाकांत अपने केहूनी और घुटनों से रक्त रिसाव को पोंछते हुए असुरक्षा से लगातार आक्रांत महसूस करने लगा और रट लगाने लगा, वह यहाँ से गांव चला जाएगा, अब वह यहाँ नहीं रुक सकता है। दूसरे दिन शाम को अपनी आंखें पोंछते हुए साइकिल पर पोटला पोटली बांधे लटकाए झुलाए बाबूजी के आराम करने के लिए खटिया, मच्छरदानी, पीने का पानी और बाबू के स्कूल वाली किताबों को बांधे हुए उस गीली गली से निकलकर मुख्य सड़क की ओर मुड़ा तो था। सुबह से ही देश के तमाम समाचार चैनलों पर समाचार आने लगे हैं। सड़क के किनारे एक मालवाहक गाड़ी उल्टी हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ घंटे पहले जिन्हें इस गाड़ी में जगह नहीं मिली थी वो रो रहे थे। अब मृतकों की संख्या 50 बताई जाती है। कुछ लोग घायल भी हैं जिन्हें पास के सरकारी अस्पताल में दाखिला करवा दिया गया है। मृतकों में एक बुजुर्ग हैं, इनके घुटने गमछे से बंधे हुए हैं, माथे पर टीका पसीने के साथ पिघल रहा है। एक पहली जमात में पढ़ने वाला बच्चा है जिसके जेब में मिले कागज़ के हवाई जहाज़ पर स्कूलिया नाम और कक्षा लिखा हुआ है। एक औरत है जिसके मैले हो चुके कपड़े पर लंबे सफ़र की कहानी दर्ज है, और एक पुरुष है जिसके उम्र से अधिक उम्र में सर के बाल कुछ कम हो चुके हैं
और ज़िंदगी जीना अभी बाकी था, परंतु राहत मिलने के पहले ही इनकी जान चली गई। तो क्या सवाल नहीं उठता कि हम ऐसे समाज में जीते हैं, ऐसी व्यवस्था में जहां बेचैनी की दवा का काम मौत देना रह गया है।